वेलकम एवरीवन। मेरा नाम अलवीना अमीन है और आज के हमारे वेबिनार का मौजू है बिल्डिंग बोन्स हेल्दी एजिंग। ये वेबिनार आगा खान हेल्थ बोर्ड बराए पाकिस्तान की जानिब से तरतीब दिया गया है। आज की हमारी मेहमान डॉक्टर आयशा हबीब हैं। डॉक्टर आयशा हबीब का ताल्लुक़ आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के शोबे केमिकल पैथोलॉजी से है और ये वहाँ पर बतौर प्रोफेसर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। साथ ही साथ आपको कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर हड्डियों की नशोनुमा और इनके मुतल्लिक मसाइल पर अबूर हासिल है। वेलकम डॉक्टर आयशा, और आपका बहुत शुक्रिया इस वेबिनार में हमें अपना वक्त देने के लिए। शुक्रिया अलवीना मुझे बुलाने का इस वेबिनार में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मुझे इसका मौका दिया। इससे पहले कि हम अपने वेबिनार का बाकायदा आगाज़ करें, मैं अपने ऑडियंसेस को बताती चलूं कि 50 साल की उम्र के बाद दुनिया भर में ख़वातीन में 3 में से 1 और मर्दों में 5 में से 1 ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो जाते हैं। इसी के साथ 75% से ज़ायद फ्रैक्चर्स 65 साल या इससे बड़ी उम्र के अफराद को मुतासर करते हैं। तो डॉक्टर आयशा, इन तमाम फिगर्स को और फैक्ट्स को जहन में रखते हुए मेरी पहली रिक्वेस्ट आपसे है कि आप जनरल बोन हेल्थ पर रोशनी डालें। थैंक यू अलवीना। एक्चुअली जो बोन हेल्थ से मुराद मजबूत हड्डियां हैं, और जो जनरल हेल्थ है और ओवरऑल वेलबींग किसी भी इंडिविजुअल की, उसके लिए मजबूत हड्डियों का और क्वालिटी बोन्स का होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि अब आपने ये सवाल पूछा है तो मैं थोड़ी सी आगाही इसके पीछे का जो प्रोसेस चल रहा होता है, जो कि इसको बोन हेल्थ को मेंटेन कर रहा होता है, उस पर कुछ रोशनी डालना चाहूँगी। क्योंकि जब आप देखते हैं कि हमारी जो हड्डियाँ हैं वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बना रही होती हैं, तो आम तासर ये है कि ये हड्डियाँ इनर्ट हैं और ये इस तरह से हैं जैसे किसी भी इमारत का कोई गर्डर होता है। लेकिन इनफैक्ट दर हकीकत ये हड्डियाँ एक डायनामिक बायोलॉजिकल टिशू है, और इस टिशू में मुसलसल जो इसके सेल्स हैं, इसके खलियात हैं, वो एक्टिवली पुरानी बोन को रिमूव कर रहे होते हैं और नई बोन को फॉर्म कर रहे होते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोन रीमॉडलिंग कहते हैं। और ये प्रोसेस जो है थ्रू आउट लाइफ साइकिल ऑफ एन इंडिविजुअल चल रहा होता है, और इसी की वजह से ये बोन हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है। क्योंकि जो पुरानी हड्डियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, वो सीधा हो जाती हैं और वो आसानी से टूट सकती हैं। तो इसीलिए कुदरत का ये निज़ाम है कि इन हड्डियों को जो कि पुरानी हो गई हैं वो उनको रिप्लेस कर देते हैं नई हड्डियों के ज़रिए। तो अब जब हम देखते हैं कि चाइल्डहुड में, एडोलेसेंस में या यंग एडल्ट्स में हड्डियाँ की जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और जिसकी वजह से जिस्मानी नशोनुमा होती है और हाइट भी बढ़ती है। और उस वक्त तक जब एडल्ट की एक लाइफ एक एज रीच करते हैं जबकि ना पीक बोन मास जो है वो अचीव हो जाता है, और उसके बाद जो है बोन फॉर्मेशन और बोन रिजॉर्प्शन इक्वल हो जाता है ऑलमोस्ट। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और एज एडवांस करती है तो ये बोन लॉस बढ़ता चला जाता है एज़ कम्पेयर टू बोन फॉर्मेशन, और जिसकी वजह से सारे जो भी चीज़ है, जैसे कि रिस्क फैक्टर्स कोई भी हैं या कोई बीमारियां हैं या कोई दवाइयां हैं, वो सारी चीज़ें जो इसी प्रोसेस पे एक्ट कर रही होती हैं, या तो इसको इम्प्रूव कर रही होती हैं या इसको डिटीरियोरेट कर रही होती हैं। बिल्कुल ठीक डॉक्टर आयशा, आपने बहुत ही मुफीद मालूमात शेयर की है टू स्टार्ट विद। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि ये जो हड्डियों के टूटने का अमल आपने बताया कि एक उम्र के बाद ये बढ़ जाता है और बनने का जो अमल है वो स्लो डाउन हो जाता है, तो कोई ऐसा तरीक़ा, कोई ऐसी तदाबीर जिनसे हम इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकें और अपने बोन ग्रोथ को हेल्प कर सकें? जी बिल्कुल। देखिए, इसका जो है इस प्रोसेस को हम स्लो डाउन भी कर सकते हैं और इस प्रोसेस को हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी बोन हेल्थ इम्प्रूव हो जाए। और उसमें आपको मैं 3 जो टीम है वो है कैल्शियम, विटामिन डी और फिज़िकल एक्टिविटी की, जो कि हड्डियों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। तो अब अगर हम बात करने इसी टीम की कि कैल्शियम जो है वो हमारी बोन्स में मौजूद है, और ये जो मेन फंडामेंटल ब्लॉक जो है बोन का वो कैल्शियम से होता है। और जब भी कभी बॉडी में कैल्शियम की ज़रूरत होती है तो वो इसी स्टोर हाउस से निकल के जा रही होती है। तो एडिक्वेट डाइट
रिच इन कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोन हेल्थ। उसके साथ साथ जो विटामिन डी का रोल है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है इंटेस्टाइन से, तो इसलिए विटामिन डी ज़रूरी हो गया। और जो फिज़िकल एक्टिविटी की हम बात करते हैं उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी बोन्स की हमारे स्ट्रेस देती है, जिस स्ट्रेस की वजह से बोन का मेटाबॉलिज्म एनहांस होता है और बोन फॉर्मेशन बढ़ती है। तो इन 3 चीज़ों के गिर्द जो है वो हमारी हड्डियाँ की जो है बोन हेल्थ कह लें या हम उसकी ग्रोथ कह लें, तो ये बुनियादी चीज़ें हैं। सही। डॉक्टर आयशा, कोई जेनेटिक फैक्टर्स या मौरूसी ऐसे कोई फैक्टर्स हैं जो कि हमारी ओवरऑल बोन हेल्थ के ऊपर असरअंदाज होते हों? बिल्कुल, देखें ये जो बोन हेल्थ है ये जेनेटिक्स मेकअप पे बहुत डिपेंड करती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि बोन का स्ट्रक्चर इंडिविजुअल्स में अलग, फैमिलीज़ में अलग होता है। बोन डेंसिटी भी जेनेटिक फैक्टर्स पे कुछ होते हैं, जैसे विटामिन डी रिसेप्टर है, कोलेजन्स हैं के जीन्स हैं जिन पे ये डिपेंड करती है। और लेकिन एक दूसरी जो और दूसरी एक और जो सॉरी ठीक है इस पे होती है। फिर इसके साथ साथ जो फैमिलीज़ में रन कर रही होती है, जिसमें मैटरनल स्पेशली मदर की साइड से फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस होगी तो वो ट्रांसलेट करती है बच्चों में, और या फिर ये कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर्स हो। लेकिन इसके साथ साथ ये भी मैं कहती चलूँ कि अकेले ही जेनेटिक फैक्टर्स नहीं इम्पोर्टेंट होते, इनके ऊपर एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ही होते हैं। और अगेन हमारी वही टीम जो है वो रोल प्ले कर रही होती है। तो अगर आपके पास आप अच्छी ग़िज़ा ले रहे हैं जिसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी हैं, उसके साथ कैल्शियम रिच डाइट है और अप्रोप्रिएट एक्सपोजर टू विटामिन डी है, फिज़िकल एक्टिविटी है, तो वो विद इन द जेनेटिक मेकअप आपके बोन की नशोनुमा को और ग्रोथ को बहुत एनहांस कर देती है और आपका पीक बोन मास अचीव करने में बेहतरीन मददगार साबित होते हैं। सही। डॉक्टर आयशा, आपने बहुत दिलचस्प जिक्र किया इस वक्त के जैसे इन्वायरमेंट है या माहौलियाती तब्दीली है वो भी बोन हेल्थ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो आप हमें हमारे ऑडियंस के लिए शेयर कर सकते हैं कि किस तरीके से हम कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम माहौलियाती तब्दीली के असरात से बच सकें ताकि हमारी जो बोन हेल्थ है वो ज़्यादा मुतासर ना हो? देखिए अगेन जो माहौलियाती तब्दील क्या चीज़ ज़रूरी है, आप माहौल में देखें, हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें विटामिन डी के लिए सनलाइट एक्सपोजर चाहिए, और जो सनलाइट एक्सपोजर है उसमें एक ख़ास किस्म की शुआएँ होती हैं यूवीबी, जो कि हमारे जो खाल में प्रीकर्सर विटामिन डी है उस पे एक्ट करती है, जिसकी वजह से विटामिन डी कन्वर्ट होता है। तो सबसे बड़ा तो ये है कि जब जैसे कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, कोल्ड है या कोल्ड है, या फिर ये कि हॉट वेव अगर चल रही है, तो उसमें आप अमूमन बाहर नहीं निकल रहे होते, तो उस सूरत में आपको जो है विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है, या ग़िज़ा से उसको कवर कर सकते हैं। इसी तरह से फ़िज़िकल एक्टिविटी, अब अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज़ आपकी कम हो गई हैं तो आप उसको इनडोर पे कन्वर्ट कर लें, ठीक है, और फिर उसके बाद ग़िज़ा से और सप्लीमेंट्स के थ्रू जो है वो अपनी जो रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस हैं कैल्शियम की और विटामिन डी की, उसको अचीव करें। अच्छा, और दूसरे एक जो मैं इसमें ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि जो हमारी यूवीबी है, जो सनलाइट एक्सपोजर है, उसमें अगर हमारे एनवायरनमेंट में बहुत स्मोक है या स्मॉग है, पोल्यूशन है, तो वो भी हिंडर करती है ज़मीन तक पहुंचने में। तो हमें इस चीज़ से भी सेंसिटिव रहना चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में दरख्त लगाएं और माहौल को अच्छा रखें, जिससे ये कि हमारे जो ये वाले असरात हैं स्मोक के, पोल्यूशन के, इन चीज़ों को हम प्रिवेंट कर सकें। सो डॉक्टर आयशा, अभी अपनी गुफ्तगू में आपने ज़िक्र किया कि डेली बेसिस पे हमें विटामिन डी और कैल्शियम के अलाउंसेस लेने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बता सकती हैं कि उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए? अच्छा, देखें, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये देखें कि हमारी एक तो है रिकमेंडेड डेली अलाउंस और दूसरी ये है कि हमारी डेफिशिएंसी, ठीक है। तो हम इन दोनों चीज़ों को मुख्तलिफ तरीक़े से एड्रेस कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जब कैल्शियम की हम रिक्वायरमेंट्स देखें तो हमारे बचपन से लेके अगर हम जवानी तक का देखें स्पैन देखें तो इसमें 400 से 600 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम की अमूमन रिक्वायरमेंट सफिशेंट होती है, और जबकि एल्डरली में जाएं तो उसमें 1000 से 1200 मिलीग्राम्स जो है वो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है।
तो ये वाला जो अमाउंट है ये आपको अपने ग़िज़ा में रेगुलरली लेना चाहिए, और ऐसी ग़िज़ा से लें, हासिल करें जो कि रिच हो, हेल्दी रिच हो कैल्शियम में। दूसरी ये कि जहाँ तक अब हम विटामिन डी की बात करते हैं, तो जो सनलाइट एक्सपोजर है वो बेस्ट सोर्स है विटामिन डी के लिए। और इसका अगर आप 15 मिनट से आधा घंटे तक सुबह की छनी हुई धूप में 10 से 3 बजे के दरमियान वाली धूप में यूवीबी की मैक्सिमम मकदार होती है। और अगर आपके हाथ, पाँव और एब्डोमेन, बैक अगर एक्सपोज्ड हो इस सनलाइट को, तो उससे विटामिन डी की कमी को पूरा किया विटामिन डी का रिकमेंडेड अलाउंस जो है वो अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो उन सूरत में तो ये तो होगी हम जो बात जो कि हमें डेली रखना है हेल्दी लिविंग के लिए। अब किसी भी वजह की से अगर हम ये अलाउंसेस नहीं ले पा रहे और कोई कमी हो रही है या डेफिशिएंसी हो गई है, जैसे कि होम बाउंड है, जो कि हम एजिंग के साथ हम देखते हैं कि हमारे एल्डरली जो होते हैं वो घरों में रहना शुरू कर देते हैं और बाहर निकलना कम कर देते हैं, तो उन सिचुएशन में आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, और अगर कमी हो जाए तो उस कमी को पूरा करने के लिए आप उसका भी तरीक़ाकार है। सही। सो डॉक्टर आयशा, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि एक तो ये कि बढ़ती उम्र के साथ वो जो कैल्शियम की नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो भी बढ़ती जाती है, और विटामिन डी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी हड्डियों की सेहत बरकरार रखने के लिए। तो अक्सर हमने देखा है कि जब हड्डियों में दर्द होता है या किसी किस्म की परेशानी होती है, तो हम सेल्फ मेडिकेट करते हैं और विटामिन डी के जो डोजेज़ हैं वो खुद से ले लेते हैं। तो ये किस कदर रेकमेंडेड है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? जी, देखें ये तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि हम जो बात करना चाहते हैं और जो प्रमोट करना चाहते हैं वो हम हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट और न्यूट्रिशन को प्रमोट करना चाहते हैं। अच्छा, दूसरे ये कि क्योंकि विटामिन डी की हाइप ओवर द लास्ट 10 इयर्स बहुत हुई है, तो इसकी वजह से लोगों ने हर चीज़ का इलाज जो है वो विटामिन डी का बना लिया है। और उसमें हमने जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है कि विटामिन डी के जो टॉक्सिसिटी है और हाइपरविटामिनोसिस डी जो है वो बहुत वाफिर मकदार में, ना सिर्फ ये कि बच्चों में बल्कि एडल्ट्स में, दोनों ख़वातीन और मर्दों सब में बहुत मिलने लगा है। तो इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि हम इसको और अब आजकल जो है बहुत लार्ज डोजेज़ मिल रही हैं, मेगा डोजेज़ होती हैं। तो लोग क्या करते हैं कि कोई ऑल्टरनेट डेज़ ले लेते हैं, कोई वीकली ले लेते हैं, फिर वो कोई रेगुलरली लगाने लगते हैं। तो ये गलत प्रैक्टिसेस हैं। इससे जो है विटामिन डी की टॉक्सिसिटी पैदा हो जाती है, और इसमें जो है आपके कैल्शियम का एक्सक्रीशन होना शुरू हो जाता है और रीनल स्टोन्स बढ़ सकते हैं। तो इसलिए इसको इस तरह से लेना सही नहीं है, और प्रमोशन यही करनी चाहिए कि हम उसको ग़िज़ा से हासिल करने के लिए और लाइफस्टाइल से, जैसे सनलाइट एक्सपोजर से हेल्दी एक्सपोजर हो हमारा। सही। सो डॉक्टर आयशा, आपने कई बार अपने गुफ्तगू में ज़िक्र किया कि कैल्शियम रिच डाइट लेनी है और हमें हेल्दी डाइट लेनी है। आप कोई ऐसी ग़िज़ाएँ हमें इंडिकेट कर सकती हैं जो हाई इन कैल्शियम हो? देखिए, कैल्शियम अगेन जो नेचर है वो खुद डिसाइड करती है, और जो कैल्शियम है वो हमारी बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, नेचुरल फूड आइटम्स हैं जिनमें ये अवेलेबल है। और सबसे बड़ी तो दूध और दूध से बनी हुई डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, उनमें भी वाफिर मकदार में होता है। तो जैसे कि दही है, योगर्ट है, और तो वो एक ईज़िली अवेलेबल फूड आइटम्स हैं। फिर उसके साथ साथ जो है फोर्टिफाइड फूड्स हो सकते हैं, जूसेस होते हैं जिसमें कि कैल्शियम से फोर्टिफाई कर देते हैं, और ड्राई फ्रूट्स हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जिनमें के कैल्शियम वाफिर मकदार में है, और बेस्ट सोर्सेज जो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, और जहाँ तक विटामिन डी का ताल्लुक़ है, तो विटामिन डी की रिच सोर्स सनलाइट ही होती है, और ये जनरली जो हमारी नेचुरल फूड सोर्सेज है उनमें थोड़े स्मॉल अमाउंट्स में होते हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ों में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा जो है वो फ़िश में होता है। जैसे कि फैटी फ़िश हो तो वो बहुत रिच सोर्स होती है विटामिन डी की। तो इसके लिए विटामिन डी के लिए हमें फोर्टिफाइड करना पड़ता है फूड आइटम्स को। और जब जैसे कि हम एक बहुत, मैं इसकी एग्जांपल भी देती हूँ, एक हमारा बहुत पुराना ऐड आता था जिसमें आता था कि अम्मा
हमें तलों में पकाओ और हमें सेहतमंद बनाओ, विटामिन ए और डी से भरपूर। तो ये जो है जो घी है इसको फोर्टिफाइड करते हैं, ऑयल को विटामिन डी से फोर्टिफाइड करते हैं, ताकि ये पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से उसकी कमी को पूरा किया जा सके। सही। हमें बहुत सारा इंटरनेशनल लिटरेचर भी बताता है। अभी कुछ देर पहले जब मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था तो उसमें भी हमने ऑस्टियोपोरोसिस का जिक्र किया था कि ये कॉमनली जो है वो आफ्टर एट अ लेवल, एक एज के बाद जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस लाहक हो रहा होता है। तो ये एग्जैक्टली क्या बीमारी है? अच्छा देखिए, अब अगर आप इसके नाम पे ही गौर करें ना, ऑस्टियो कहते हैं हम बोन को, और पोरोसिस कहते हैं पोरस बोन, यानी जैसे जैसे कि छलनी हो गई, पोर्स बन गए, पोर्स बड़े हो गए। तो क्या होता है कि जब उम्र के साथ साथ, जैसे मैंने आपको बोन रिमॉडलिंग का बताया था, तो बोन लॉस होना ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बोन फॉर्मेशन, क्योंकि एजिंग का पार्ट है। हमारे सारे जो सेल्स हैं, जो मार्कर प्रोटीन्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, वो सब कुछ कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से लॉस ज़्यादा होता है और हड्डियाँ जो हैं वो पोरस हो जाती हैं। उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और अगर बताऊं, क्योंकि ये ना बिल्कुल साइलेंटली हो रहा होता है, इसको हम कहते हैं साइलेंट थीव। हाँ, और ये पेनलेस होता है, तो इसलिए फिर पता भी नहीं चलता। और इतना होता है कि बोन डेंसिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, और इतनी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है कि हड्डियाँ फ्रैक्चर हो सकती हैं। और इसमें जो है बाज़ औक़ात इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि इवन छोटा सा ट्रॉमा होगा, जैसे कि ज़ोर से छींक आ गई, तो उससे भी फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। और इसकी एक निशानी जो है सबसे जब फ्रैक्चर्स होते हैं, और ये फ्रैक्चर्स जो होते हैं वर्टिब्रल कॉलम को, स्पाइन की हड्डियों को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो थोड़ा सा लोगों का हाइट लॉस भी हो जाता है, और एक कैरेक्टरिस्टिक हम्प जो है बैक पे वो अपीयर हो जाता है, जिसको स्टूपिंग सा पोस्चर हो जाता है। तो ये उसकी निशानी होती है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस सेट इन हो गई है। सही। डॉक्टर आयशा, ऑस्टियोपोरोसिस जितना मैंने सुना है, पढ़ा है, उसके मुताबिक औरतों को ज़्यादा मुतासर करता है बनिस्बत मर्दों के। इसकी क्या वजह है? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये तो है नहीं है कि ऑस्टियोपोरोसिस मर्दों में नहीं होता। ऑस्टियोपोरोसिस मर्दों में भी होता है, लेकिन एट अ लेटर एज। ख़वातीन में क्योंकि कुदरत का निज़ाम है कि उनकी माहवारी जब बंद होती है और मेनोपॉज होता है, जो कि अमूमन जो हमारे पाकिस्तानी ख़वातीन की जो एवरेज एज है वो 50 साल के 50 साल है, और 45 साल से 55 साल तक की एज में किसी भी वक्त ये मेनोपॉज हो सकता है। तो जो बोन हेल्थ को हार्मोन जो मेंटेन कर रहे हैं, उसमें सेक्स हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ख़वातीन में ईस्ट्रोजन होता है और मर्दों में टेस्टोस्टेरोन होता है। तो जब मेनोपॉज होता है तो ईस्ट्रोजन की सपोर्ट बोन के ख़त्म हो जाती है, और फिर वो ग्रेजुअली जो है वो बोन लॉस जो है ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। और इसी वजह से ख़वातीन जब हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर रहे होते हैं, एक्चुअली हम पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर रहे होते हैं। सही। तो अभी आपने जिक्र किया कि ऑस्टियोपोरोसिस एक साइलेंट थीफ है और हमें मालूम नहीं चलता है कि कब हम उसका शिकार हो गए हैं। तो कोई ऐसे बोन के टेस्ट हैं या कोई लैब वर्क या किसी किस्म का कोई स्कैन जिससे हम थोड़ा अर्ली इसके बारे में पता लगा सकते हों और इसके लिए तदाबीर कर सकते हों? हाँ, अच्छा देखिए, क्योंकि जो इसकी रिकमेंडेशंस हैं कि आप 65 साल के बाद जो है ख़वातीन में, और 75 साल के बाद मर्द हजरात में आप इसका स्कैन होता है, डेक्सा स्कैन, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो वो रिकमेंडेड है इस एज ग्रुप में। लेकिन जो इसकी स्क्रीनिंग है, उसके कुछ ऐसे अवामिल हैं जो कि आप उसकी स्क्रीनिंग जल्दी कर सकते हैं, और उसमें जो है हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, जैसे कि कुछ ऐसी दवाएं हैं जो कि जो कि अगर लोग ले रहे हों तो उनका रिस्क होता है कि वो ऑस्टियोपोरोसिस कर रही हों। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं मेंशन करना चाहूँगी, स्टीरॉइड्स हैं। तो बहुत से लोग जैसे कि अस्थमा का शिकार होते हैं या और दूसरी बीमारियों के लिए स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं, तो उसमें जो है वो बोन लॉस होता है। फिर उसके साथ साथ बहुत से हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा होता है, जैसे थायराइड, पैराथायराइड, कैंसर की ड्रग्स जो यूज़ कर रहे होते हैं, और उसके अलावा एक लंबी लिस्ट है ड्रग्स की भी।
तो उन इंडिविजुअल्स में जिनमें कि हाई रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सर्टन फैक्टर्स, उन इंडिविजुअल्स में आप उसको जल्दी स्क्रीन कर सकते हैं। ठीक है, तो और स्क्रीनिंग के लिए टूल्स भी होते हैं जो कि जिनमें आप डाल के उनकी इंफॉर्मेशन डाल के, उनके क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स डाल के, एज और बीएमटी डाल के और रिस्क फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, और एल्गोरिदम्स होते हैं जिसके लिहाज से फिर आप उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं या फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बता सकते हैं। डॉक्टर आयशा, अभी आपने डेक्सा स्कैन का जिक्र किया था जो हमें जल्दी शनाख्त करने में मदद कर सकते हैं अगर कोई हड्डियों से रिलेटेड कंडीशन आती है तो इसके अलावा कोई ऐसे खून के टेस्ट हैं जो हम करवा कर मदद कर सकते हैं? बिल्कुल अलमीना, एक तो ये कि स्पेसिफिक टेस्ट भी हो सकते हैं अगर बीमारी से रिलेटेड इसको स्क्रीन करना है, लेकिन हमने अपने पास एक बोन हेल्थ स्क्रीनिंग पैकेज बनाया हुआ है जिसमें कि जो बेसिक बायोकेमिस्ट्री है वो इंक्लूडेड है, जिसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, एल्कलाइन फॉस्फेटेस क्योंकि ये बोन फॉर्मेशन का मार्कर है, उसके साथ विटामिन डी, पैराथायराइड हार्मोन, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, और उसके साथ साथ क्रिएटिनिन भी इंक्लूडेड है जो कि ना रीनल फंक्शन को बताता है, क्योंकि विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म ऐसा है कि जब यूवीबी से एक्सपोज्ड होके जब ब्लड में जाता है तो आगे जाके इसको किडनी में एक्टिवेट होना होता है, और फिर उस किडनी अगर सपोजिंग किडनी का फंक्शन ख़राब हो तो विटामिन डी की प्रोडक्शन भी इम्पेयर्ड हो जाती है। तो इस पैकेज में क्रिएटिनिन भी इंक्लूडेड है। तो जब हम ये पूरा पैकेज कराते हैं तो हम पूरा जो विटामिन डी का एक्सेस है उसको हम स्क्रीन कर लेते हैं, बल्कि हमको ये कहना चाहिए कि जो पूरी मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ जो अफेक्ट करती हैं उसको हम रूल आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ये तो हमें बोन हेल्थ स्क्रीनिंग पता चल गया, उसके साथ साथ कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिनको हम कहते हैं बोन टर्नओवर मार्कर्स, और वो हमें आइडिया देते हैं जैसे कि बोन लॉस ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा। और आइडियली इन टेस्ट को जो CTX और PINP जो कि रिकमेंडेड टेस्ट है इनकी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, इसमें हम पेशेंट की कंप्लायंस या रिस्पॉन्स टू थेरेपी को असेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही। डॉक्टर आयशा, हम अगर अपने ऑडियंसेस के लिए इस बात पे थोड़ा सा गौर करें या जिक्र करें कि अगर कोई प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर जाके अपने डॉक्टर को दिखाना चाहता हो और अलामात की कोई मौजूदगी ना हो, बट अगर वो चाहते हैं कि अपने आप को इससे प्रिवेंट कर सके, तो उन्हें किससे कांटेक्ट करना चाहिए एग्जैक्टली? बिकॉज हमारे पास बहुत सारी स्पेशलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, तो कोई स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जाना है या कुछ स्पेसिफिक उनको बताना है, तो कोई ऐसा सिस्टम इस वक्त मौजूद है हमारे नज़र में? देखिए, इसमें बहुत ऑस्टियोपोरोसिस जो है बहुत लोगों के पास हो रहा होता है, और अगर हम हेल्थ केयर में भेजें तो फैमिली फिजिशियन भी इसको मैनेज कर रहे हैं हमारे सेटअप में। उसके अलावा एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, रिमेटोलॉजिस्ट और सारे ही लोग जो हैं इसको हैंडल कर रहे हैं। तो कोई स्पेसिफिक तो हमारे यहाँ इस वक्त सेटअप नहीं है कि आप कोई एक जाके जो है आप डायरेक्ट कर देंगे। ऑर्थोपीडिक्स जो है वो लोग बहुत ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीट कर रहे होते हैं। मैं एज अ केमिकल पैथोलॉजिस्ट जो है सब स्पेशलिटी क्लिनिक करती हूँ मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ का, और मैं भी इसको मैनेज कर रही होती हूँ। तो लेकिन बेसिकली इसमें जो है ना हमें जो है इसकी आगाही क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो प्रिवेंशन है वो पब्लिक हेल्थ लेवल पे हो सकती है, और इसमें जो है नर्सिंग का भी बहुत रोल हो सकता है। उसके अलावा पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से जो है एजुकेशन डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए उसके थ्रू हम उसको इम्पार्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि हम उसमें जो बताएं वो लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन, हेल्दी डाइट, कैल्शियम, विटामिन डी रिच फूड्स एंड देन फिज़िकल एक्टिविटी, उस पे हमें बहुत फोकस करने की ज़रूरत है फॉर प्रिवेंशन। सही। अभी आपने काफ़ी मर्तबा फ़िज़िकल एक्टिविटी का जिक्र किया अपने गुफ्तगू के दौरान में, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ये देखा गया है कि एक सर्टन टाइम के बाद जो हमारी हड्डियां हैं या जोड़ है उसमें दर्द रहता है, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को अवॉइड करते हैं या उसको कम कर देते हैं। तो हम ये पेन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? अच्छा, देखिए, जो आपने जिस एज ग्रुप की बात की है ना, जीरियाट्रिक्स और एल्डरली एज, तो
तो उसमें है ना बहुत मल्टीफैक्टोरियल होता है, बहुत डिफरेंट वजह अवामिल होते हैं, डिफरेंट वजहें हो सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसमें डीजेनरेटिव स्पाइन हो सकती है, आर्थराइटिस हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा इस उम्र में है ना न्यूरोपैथिक पेन भी बहुत कॉमन होता है, और ब्लड फ्लो क्योंकि कम हो जाता है तो इस्कीमिक पेन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें एक बहुत ज़रूरी है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करें, इवैल्यूएशन करें कि पेन की वजह क्या है, और फिर उसके बाद उसके लिहाज से अप्रोप्रिएटली ट्रीट करें। लेकिन एक जो चीज़ जो हम इस एज ग्रुप में, अच्छा फिर दूसरी एक और भी चीज़ हो रही होती है, क्योंकि कॉग्निटिव फंक्शंस जो होते हैं ना वो भी इम्पेयर हो रहा होता है। तो एक तो जो एजुकेशन अगेन, ठीक है ना, कि आप बताएं कि क्या चीज़ हेल्दी है, और जो उनके केयर टेकर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। और नॉन फार्माकोलॉजिकल में अगेन फिर यही आ जाता है कि जो एक्सरसाइजेज हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, जैसे कि योगा है या पोस्चर ट्रेनिंग है, तो वो आप इनको बहुत करा सकते हैं। तो और आइसोलेशन में ना छोड़ें, क्योंकि अगर हम उनको छोड़ देते हैं और फिर कराना छोड़ देते हैं तो उससे इनकी पेन और चीज़ें जो हैं वो और एग्रेवेट हो जाती हैं। एक चीज़ जो कि मैं बहुत एडवाइस करती हूँ इन मरीज़ों को, और जो मरीज़ बड़े अच्छी तरह कर भी पाते हैं, वो स्ट्रेच बैंड्स का इस्तेमाल है, ठीक है ना। तो स्ट्रेच बैंड्स किसी भी स्पोर्ट्स शॉप में होते हैं और डिफरेंट स्ट्रेंथ में आते हैं, डिफरेंट रेजिस्टेंस उनकी कैपेसिटी होती है। तो उनमें ना वो जो पेशेंट्स होते हैं वो उसको अपने लिहाज से उसकी रेजिस्टेंट बैंड को सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद अगर करते रहें तो उससे उनकी मोबिलिटी रहती है। क्योंकि हमें ये समझना है कि जो हमारी हड्डियाँ बनी हैं और जो हमारे मसल्स हैं, हमारे पट्टे हैं, उनका काम जो है वो अगर हम रोक देंगे तो वो स्टिफनेस शुरू हो जाती है, और उनकी जो है जो फंक्शन है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए फिर हमें उनको बहुत इनकरेज करना होता है फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए। और दर्द जो है जब छोड़ते हैं तो वो दर्द फिर बढ़ता चला जाता है। इवन स्मॉल जॉइंट्स पे भी जो है वो आपको मूवमेंट्स जो है वो इनकरेज करना होता है कि करते रहें। सही। आपकी ये सारी डिस्कशन से मेरा एक और सवाल है कि फिजियोथेरेपी इसके अंदर किस कदर मददगार होती है? बहुत आपने अच्छा हाईलाइट किया, और ये मैं मेंशन करना भूल गई थी आपके पिछले सवाल के जवाब में, कि फ़िज़िकल थेरेपी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इस पेन मैनेजमेंट में। और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की हॉट एंड कोल्ड मसाज हो सकता है, एक्वापंक्चर भी लोग इसको करते हैं। और फिज़िकल थेरेपी जब होती है तो उसमें फिर बॉडी मूवमेंट्स ही हो जाती है। तो बेसिकली यही है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं। सही। डॉक्टर आयशा, एक और सवाल है इससे मुतल्लिक कि क्योंकि आपने अभी बताया कि बहुत सारे कॉग्निटिव डिसऑर्डर भी होते हैं, और हमने देखा है कि काफ़ी सारी सेंसरी इम्पेयरमेंट भी एक ख़ास उम्र के बाद स्टार्ट हो जाती है, और क्योंकि इतने सारे हड्डियों के मसले मसाइल हैं, तो इस दौरान में पेशेंट को या किसी भी एल्डरली को कितना ज़रूरी है फॉल से बचाना, और किस तरह से हम उनको फॉल से बेसिकली बचा सकते हैं? बिल्कुल अलवीना, आपने बिल्कुल नेल किया है इस पॉइंट पे लाने में, क्योंकि फॉल प्रिवेंशन जो है ये मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। क्योंकि हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि अगर स्लाइटली भी अगर गिरें या चोट लगे तो वो हड्डी ब्रेक हो सकती है। तो फॉल प्रिवेंशन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो उसके लिए आप देखें, एक तो यही है कि जो चीज़ें जैसे फ़र्श पे अमूमन लोग रग्स बिछा लेते हैं, तो अमूमन लोग उसमें उलझ के गिर पड़ते हैं। फिर उसके बाद फुट केयर ज़रूरी है। फिर इसी एज ग्रुप में इनकी आई साइट और कानों में सुनने की सलाहियत भी जो है वो कम हो रही होती है। तो इन इश्यूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। और फिर उसके बाद अगेन बैलेंस जो है, इक्विलिब्रियम बैलेंस जो है वो इनका अफेक्ट हो रहा होता है। तो उसके लिए योगा बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस अगर करें और साथ में अगर इनको सपोर्ट दे दें, जैसे यूज़ ऑफ वॉकर है, ठीक है। और घर पे आप ऐसी चेंजेस कर सकते हैं कि रेलिंग लगवा लें, जिसमें ये कि उठने बैठने में बाज़ लोगों को नीचे से बैठ के उठने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके लिए अगर आप उनको रेलिंग की सपोर्ट दे दें कि बेड से उठ के बैठना है या वॉकर के साथ उठना है, तो ये सारी चीज़ें हैं ना फॉल प्रिवेंशन में मददगार साबित होती हैं।
थैंक यू डॉक्टर आयशा। हमने बहुत सारी इस वक्त बात की, आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ भी हमारी तवज्जो दिलाई, साथ में मुनासिब ग़िज़ा के इस्तेमाल के बारे में भी हमने बात की। इस तमाम गुफ्तगू को हमारी ऑडियंसेस के लिए एक मरतबा अगर आप समराइज़ कर दें और एक टेक होम मैसेज दे दें ताकि हम उसको याद रख सकें। थैंक यू अलवीना। मैं अपनी ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहूँगी कि हेल्दी लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं बोन हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। और इसमें जैसे कि हमने कहा कि एक टीम जो है हड्डियों की नशोनुमा के लिए वो कैल्शियम, विटामिन डी और फिज़िकल एक्टिविटी की है। तो आप इस टीम को याद रखें और इसको मेंटेन करें। दूसरे ये कि उन चीज़ों को अवॉइड करें जो कि बोन लॉस को या बोन की फ्रेजिलिटी को एनहांस करती हैं, जिसमें कि स्मोकिंग है, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन है, एक्सेसिव इंटेक ऑफ कैफ़ीन है एंड सेडेंट्री लाइफस्टाइल। तो अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड करके जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अपना सकेंगे तो आप अपनी बोन हेल्थ को इम्प्रूव भी कर सकते हैं और उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर आयशा, हमारे साथ इस वेबिनार में बने रहने के लिए, और आपने कई सारी मालूमात हमारे ऑडियंसेस के साथ में शेयर की हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आज के वेबिनार में हमने हड्डियों की बेहतर नशोनुमा के बारे में बातचीत की है, और याद रखें कि एहतियात इलाज से बेहतर है, और इसी उसूल को जहन में रखते हुए हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर मुनासिब ग़िज़ा और वर्जिश को जगह देने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ रेगुलर बोन चेकअप्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। इसी के साथ आप तमाम का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।